सियालकोट में फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर को मुश्तइल मुजाहिरीन ने कत्ल कर दिया। बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे। मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था वो हो गया है। जो कसर रह गई थी वो मिनी बजट के आने से उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी की गई है। ये घबराने की बात नहीं है। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, सरा थोड़ा सा सब्र करें। और आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, तमाशा बनना और तमाशा बनाना हमें खूब आता है। आज सियालकोट में जिस सफाकी से गैर मुल्की शख्स का कत्ल हुआ, इससे मजहब का, मुल्क का और माशरे का तमाशा बना है। माशरे में पाई जाने वाली तय दर तय इंतहा पसंदी ने आज फिर हमारा तमाशा बनाया है, क्योंकि कल हमने एक गिरोह को तमाशा लगाने दिया। आज हम गिला कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। जब कल इसी गिरोह को पुलिस वालों के कत्ल के बाद जाने दिया, तो आज हम किस लिए अफसोस कर रहे हैं। सफाकियत और बर्बरियत की कालक मुंह पर मलकर आज फिर हम तमाशा बने खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं चलता रहेगा और ये तमाशे कब बंद होंगे। मुआशरत के बाद मईशत में होने वाले तमाशों की बात भी कर लेते हैं। हुकूमत जो कल डुगडुगी बजा बजा कर तमाशा कर रही थी कि IMF की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे, गरीब परवर बजट लाएंगे, मिनी बजट नहीं लाएंगे, करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हो गया, मुश्किलात का टाइम गुजर गया और अब आवाम को रिलीफ मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यू टर्न में मुनफरिद मुकाम रखने वालों ने अवाम का फिर तमाशा बनाने की तैयारी कर ली है। 12 जनवरी से पहले IMF की डुगडुगी पर नाचती सरकार ने मिनी बजट के नाम पर सारे तमाशे पूरे करने हैं। टैक्सेस में इजाफा करना है, पेट्रोल आलमी मंडी में जिस कीमत पर भी मिले हमें IMF मार्का रेट पर ही मिलना है। बिजली गैस का जिक्र क्या करना, उसमें इजाफे के रोज रोज के तमाशों को तो अवाम ने अपना मुकद्दर मान लिया है। लेकिन तमाशे की इंतहा तो ये है कि अवाम को अज़तियों में जो मुब्तला करने के बाद जब वज़ीर आज़म या उनके मौशी जादूगर कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, अब इन मौशी तमाशों के बाद कोई दिल जला अगर हुकूमत से ये कह दे कि हमने घबराना नहीं है तो आपने भी शर्माना नहीं है, तो क्या वो हक बजानिब होगा। मईशत, माशरत और सियासत के इन्हीं तमाशों पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अमजद अली न्याजी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं और हमें कुछ ही देर में आज दामड़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो कुछ अगर बात कर ली जाए, जो सियालकोट में आज वाक़या पेश आया, इंतहा पसंदी का जो वाक़या पेश आया, उस पर पंजाब हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़रा वो सुन लेते हैं। बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे पास लफ्ज नहीं है। ये इन्होंने इस्लाम के चेहरे को मसक किया है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े में इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा न्याय साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आज अगर हम ये गिला कर रहे हैं कि जी कानून को हाथ में लिया गया वगैरह वगैरह जो भी, तो कल तक कुछ देर पहले, कल तक जब मैं बात करती हूँ तो मतलब तकरीबन 3 हफ्ते पहले का ये किस्सा है, कोई ज़्यादा दूर का किस्सा नहीं है कि कानून ने घुटने टेके एक गिरोह के सामने, कानून को शहीद किया गया और फिर इस वक्त अलमिया ये है कि उसी कानून का सहारा लेकर उन लोगों को जाने भी दिया गया। तो आज हम गिला क्यों कर रहे हैं? ये तो हम वही फसल काट रहे हैं जो हमने बोई है, हम वही प्रेसिडेंट जो हम प्रेसिडेंट सेट करते हैं, बार बार हम एक ही जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नतीजा जो है वो मुख्तलिफ आए। ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 हफ्ते पहले जब आपने घुटने टेके हैं गिरोह के सामने, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आज कोई चीज़ें मुख्तलिफ होंगी? अमजद अली न्याजी साहब की मेरा ख्याल है लाइन में कुछ इशू आ रहा है। प्रोड्यूसर ज़रा दोबारा उनको मिलाने की कोशिश करें। लेकिन हुकूमत की तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है और हम जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि माजी करीब की बात है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हार्डली 3 हफ्ते पहले की बात है कि एक गिरोह ने पूरे मुल्क को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ था। किस तरह पुलिस वालों की जो है वो शहादतें हुई हमने देखा और उसके बाद फिर पहले बहुत ज़्यादा बढ़के मारी गई कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और इनको जो है वो हम इनको जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे।
विजिलेंटिज्म को हम जो है वो हम कभी भी जो है वो पूरे मुल्क पे जो है वो राइज नहीं होने देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कानून ने घुटने टेके, कानून का सहारा लेकर उनको जाने भी दिया गया। और उसके बाद जब इस तरह के वाक़े होते हैं तो हम फिर किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ हमसे जो है वो हम कोई मुख्तलिफ जो है वो हम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो हम कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम एक के बाद एक इस वाक़े के बाद जो है वो हम इस पे जो है वो घुटने टेकते जा रहे हैं, हम इन लोगों के सामने जो है वो झुकते जा रहे हैं, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें कोई मुख्तलिफ होंगी। इसकी इंटरनेशनल रामिफिकेशंस क्या होंगी, क्योंकि बाकायदा एक श्रीलंकन नेशनल थे वो। इसकी इंटरनेशनल रामिफिकेशंस क्या होंगी, दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। हमारे साथ इस वक्त न्याज़ साहब जो है वो मौजूद हैं। न्याज़ साहब, ये बताइए कि जब आपने 3 हफ्ते पहले घुटने टेके एक गिरोह के सामने, तो आज हम किस चीज़ का गिला कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जी हम बहुत कानून को हाथ में लिया गया वगैरह वगैरह। आपने तो खुद प्रेसिडेंस जो है वो एक सेट किया है कि जिन लोगों ने पुलिस वालों को जो है वो शहीद किया, आपने उनसे मुआहदे करके आपने उनको कानून का सहारा लेके उनको जाने दिया, उनको गुलदस्ते पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं कंडेम करूंगा कि किसी भी इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इस्लाम की बेसिक रूल है और बेसिक नुकात में से है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि हमने घुटने टेके, बात ये नहीं है। आज अगर हम एज ए सोसाइटी, एज ए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डिसाइड कर लें कि हमने अपना रुख कौन से साइड पे रखना है, तो गवर्नमेंट को, स्टेट को कोई घुटने टेकने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। असल वजह ये होती है कि जब बहुत सारे लोग जो है वो सामने कुछ कहते हैं और बैकडोर में कुछ कहते हैं। उसके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं, टीवी चैनल्स पे बेपनाह कंडेम किया गया, उनको जो कुछ कहा गया। लेकिन जब उसके ऊपर ऑपरेशन किए गए तो वही तमाम मीडिया जो है वो उन लोगों के साथ खड़ा था जिनका रुख ठीक नहीं था। सर, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज जो हैं, चाहे आपकी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो आड़े आ जाती हैं। एम आई राइट? नहीं, हमारी बात सुने ना। अहमदाबाद के वाकयात, आपको मजहब एक ऐसा है ना, मजहब एक दो धारी तलवार है, बेशक किसी को भी काट सकता है। देखें, पाकिस्तान में कई वाकयात हुए। मैंने कहा प्रिंट मीडिया सब लोगों ने पहले स्टेप था जी, सब ने कहा कि ऑपरेशन कर दो, ये कर दो, और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। पर जब स्टेट ने एक्शन लेना चाहा, या देखिए कई तो होती है, नुकसान तो होता है, खून तो बहता है, और फिर हम जो है वो किस तरफ खड़े हो जाते हैं, ये सवालिया निशान है। क्या हम राइट डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं या हम उस तरफ जाना चाहते हैं? न्याज़ साहब मैं आती हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब आप बात करते हैं, आप ही के, अब मैं नहीं इसमें जाना चाहती कि किस वजीर ने क्या बयान दिए, फवाद चौधरी साहब बेचारे, उनको किस तरह एम्बैरस किया गया, शेख रशीद साहब उन्होंने क्या डेजोल्यूशन की बात की, मैं वही बात कर रही हूँ ना। तो इस, और फिर एंड में मैं तस्वीर जरा दिखा देती हूँ, एंड में आप ही के पार्टी के जो पंजाब के सदर हैं वो जाते हैं और वो जाकर गुलदस्ता पेश करते हैं, और वो उससे पहले भी जो है वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जाज चौधरी साहब की, लेकिन जी आपका सोशल मीडिया कहाँ खड़ा था? मैं अपनी ट्वीट की बात कर सकती हूँ, कि मैंने तो उस वक्त भी सवाल उठाए थे कि क्यों इस वक्त जो है ये, क्या पुलिस वालों का जो खून है वो रायगा जा सकता है, क्या उसको जो है रायगा जाना चाहिए? मैंने तो उस वक्त भी सवाल किए थे। मेरा कहने का मकसद है, आप इंडिविजुअल लेवल पे तो आपने सपोर्ट किया, क्या एज ए कलेक्टिव, एज ए नेशन हमने कंडेम किया? हमने क्या देखिए जो भी इंतशार की तरफ बढ़ रहा था उनको, न्याज़ साहब देखें, जब हमने उन बच्चों की तस्वीर दिखाएं जिन्होंने अपने वालिद को खोया है, और नॉट ओनली दिस टाइम, लास्ट टाइम एज वेल, जब हमने तस्वीर दिखाई, जब हमने दिखाया कि वो बच्चे अपने वालिद की कब्र पर बैठ के क्या जो है वो सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने भी दिखाया, प्रिंट मीडिया ने भी बात की, इलेक्ट्रॉनिक ने भी दिखाया। सर मेरी बात सुन लें, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या रियासत के तौर पे आपका ये ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी नहीं है कि जिन्होंने उन पुलिस वालों को जो निहत्थे खड़े थे आपके ऑर्डर्स पर,
क्या आप उनको बचाने के पाबंद नहीं थे? उनके लोगों को जिन्होंने उनको कत्ल किया, शहीद किया, क्या उनके जो कातिल थे उनको कैफरे किरदार तक आपने नहीं पहुंचाना था? नहीं हुआ ना कुछ? उसके बाद उसी कानून का सहारा लेके आपने एफआईआर्स भी पीछे ले ली, आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट्स भी जो है पसे पर्दा चली गई। नहीं, मेरी बात सुने मारिया, बेसिकली रियासत माँ जैसी है। बेशक रियासत ने इंसाफ करना है, रियासत ने नहीं कर रही इंसाफ है। जो मैं समझता हूँ जिसके साथ जुल्म हुआ उसके साथ रियासत ने खड़ा होना है। अभी भी जिस मायदे की आप बात कर रही है ना, हमने हर चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ही। सर अच्छा चले सर आपकी सर पंजाब गवर्नमेंट पीछे हट गई, नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट पीछे हट गई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट्स कहाँ गई जिन्होंने कहा इनको मावनत हो रही थी भारत से? मुझे एक चीज सिर्फ और बता दीजिए, फिर मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। मुझे एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड मुझे सिर्फ आपने कहा रियासत ने इंसाफ करना है, जिसके साथ जुल्म हुआ इंसाफ करना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जिन्होंने तकरीबन 13-14 पुलिस वाले उनको शहीद किया, क्या आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं? क्या उनको सजाएं मिल रही हैं? आज किसी को गवर्नमेंट ने अपने केसेस विड्रॉ नहीं किए। हमने पंजाब गवर्नमेंट ये अदालतें फैसला करेंगी, हमने कोई भी अदालत से चले मैं कहती हूँ चले मैं इसको आर्ग्यूमेंट को फॉरगो करती हूँ। मुझे बता दें कि क्या वो जो 14 पुलिस वाले शहीद हुए, क्या उनके कातिलों को सजा मिल रही है? सर नहीं मिल रही ना सर। आपने मुझे बताया कि क्या रियासत ने अपने केसेस वापस लिए? नहीं सर, रियासत ने अपने केसेस वापस लिए। आपने मुझे जवाब दे देना। चले मैं कहती हूँ आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो पुलिस वालों के बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपने उनके वालिद के कातिलों को पकड़ा? रियासत के कितने पिलर्स हैं? 4। चलिए सर ठीक है। आई डोंट वांट टू पुट यू इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। मैं आगे चलती हूँ, मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, बेशक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत है। जी सर आपने उसका जवाब नहीं देना ना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इन सर्कल्स ना सर, माजरत के साथ दे रहा हूं ना, आप लेने की कोशिश नहीं कर। चले सर, आप मुझे जवाब दे दें, पुलिस वालों का बता दें। अदालत ने करना है ना सर। आपने पकड़ा उन लोगों को? अदालत तो नहीं है ना सर। मुझे बता दीजिए सर मुझे बता दीजिए कितने लोग गिरफ्तार हैं इस वक्त? उसमें सब लोग गिरफ्तार हैं। सब लोग गिरफ्तार हैं। इन लोगों ने जो गिरफ्तार है वो लोग, आप चेक कर लें, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। 2260 लोग आपने छोड़े, उसमें से कौन से पकड़े हुए हैं? अगर कोई पकड़े हुए हैं तो मुझे बता दीजिए। वो लोग जो लोग हीनियस क्राइम में सर स्केड्यूल सर फोर्थ स्केड्यूल जो होता है वो हीनियस क्राइम वाले होते हैं ना। फोर्थ स्केड्यूल हेनियस क्राइम वाले होते हैं ना। मेरी बात सुने ना, जो क्रिमिनल जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, जी ठीक है, जो मर्डर में नहीं थे उनको बिल्कुल रिलीज किया गया है। लेकिन सर शेड्यूल 4 हेनियस क्राइम होता है? देखिए शेड्यूल 4 हेनियस क्राइम होता है? मुझे बताएं, आप पढ़ लेना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। जी सर ठीक है सर। वो हेनियस क्राइम नहीं होता। वैसे ही कहा जाता है कि अगर आपने कहीं जाना हो तो पुलिस थाने से आपको जाके जो है रिपोर्ट करके फिर आगे जाएंगे। हेनियस क्राइम नहीं होता, वो बेचारे वैसे ही पिक पॉकेट्स टाइप होते हैं। 400 लोग 12 आपने स्केड्यूल 4 से निकाले। मैं जरा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, बेशक इस वक्त हुकूमत जो है वो पीटीआई की है और हम उनसे ही सवाल कर रहे हैं कि रियासत क्यों घुटने टेकती है ऐसे अनासर के सामने। आपकी तरफ आती हूं, लेकिन क्योंकि माजरत के साथ इस बहती गंगा में सब अपने जो है वो हाथ धो रहे हैं, सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और सब पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज जो है उनके आड़े आ जाती हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि हम एजाज चौधरी साहब को तो जो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके जो एमपीए हैं जब वो जाते हैं, ख्वाजा इमरान साहब जो है वो जाते हैं, एक तरफ मतलब मुझे तो लगता है गुलदस्ते भी एक ही दुकान से जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि पहले एजाज चौधरी साहब ने पहल कर दी तो यहाँ हो रहा था कि जी हम क्यों पीछे रह गए, हम भी जाएं, हमारा वक्त भी जाए, क्योंकि वोट बैंक है, सबके वोट बैंक को जो है वो सबको अपने वोट बैंक की होती है। ऐसे में जहाँ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज आड़े आ जाती हैं तो हम फिर कैसे इस इंतहा पसंदी से आगे अपनी जान छुड़ाएंगे? फिर कल कोई और वाकया हो जाएगा, हम उसको भी इसी तरह रो रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आधा प्रोग्राम तो गुजर गया लेकिन फिर भी आपने मौका दे दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। देखिए, गुजारिश ये है कि आप बातें कर रही थी और न्याय साहब भी मतलब है कि आपके सवालों के जवाब जिस तरह से दे रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन असल हकायक तो कुछ और है। वो कहते हैं कि
कुछ लोगों के तो पर जलते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ तरबियत इस तरह की है कि सच्ची बातें तो मुंह से निकल जाती हैं, फिर चाहे उसका जो भी खमियाजा भुगतना पड़े। मुझे ये बताएं, जस्टिस सिद्दीकी साहब ने एक फैसला दिया था जी, और जिस वक्त धरना हुआ था, और वो फैसला आज भी ऑन रिकॉर्ड है। आप बताएं कि उन्होंने उस फैसले में क्या कहा था और किन एलिमेंट्स की निशानदेही की थी। काजी साहब की बात कर रहे हैं, सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं आप? मैं आई थिंक शौकत सिद्दीकी साहब ने, काजी साहब का इस्लामाबाद धरने पे काजी फाइजी साहब काजी साहब ने, ठीक है। तो वो उस फैसले के बाद, और उस फैसले में आपने देखा कि हमारी एजेंसी के लोग नोट तकसीम कर रहे थे उन लोगों में, और उसके बाद ये जो अभी अमजद न्याजी साहब का जिस पार्टी से तल्लक है, इनकी लीडरशिप और इनके आज के वजीर खारजा जो थे, और वो मतलब है कि उनके जलसों में जाकर बैठते थे। आज के जो वजीर दाखिला हैं, इन्होंने जो बयानात दिए थे वो भी अपने टीवी के ऊपर सुनवाएं कि ये किस किस्म का उस वक्त भाषण दिया करते थे कि ये तो आ रहे हैं तो ये तो मुल्क में आग लग जाएगी, मुल्क में ये हो जाएगा, मुल्क में वो हो जाएगा। मकसद ये है कि इन एलिमेंट्स को मादरत के साथ डॉक्टर साहिबा हमारी रियासत ही इस्तेमाल करती है अपने मकासद हासिल करने के लिए। यही वजह है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपने हाथ धोती है उस बहती गंगा में, क्योंकि वोट बैंक है। मैं कह रहा हूं ना कि आप शेख रशीद, लेकिन जब आज ये वाकया हुआ, जब पुलिस वालों को शहीद किया गया, 2 दफा इनकी हुकूमत के अंदर 2 से 3 दफा ये वाकयात हो चुके हैं, लेकिन पीएम ना ही उनके धरनों में शामिल हुई है, और ना ही जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्रिएट की, ना ही उस पर हमने उनके हाँ में हाँ मिलाई, और ना ही को पॉलिटिकली टीवी पर आकर बयानात दिए। अच्छा अली साहब बहुत अच्छा किया आपने। आप कह रहे हैं फर्क आपने बता दिया। प्रोड्यूसर साहब जरा तस्वीर दोबारा चला दीजिए। और अली साहब फिर आपसे सवाल ये है कि आपने ख्वाजा इमरान साहब से पूछा है कि वो किस हैसियत में जो है वो गुलदस्ता पेश करने गए थे? देखिए, ख्वाजा इमरान साहब अगर गए हैं तो कोई अपनी जाती हैसियत में गए होंगे, उसका गए हैं तो मैं समझता हूं कि देखें, वो एक पॉलिटिकली एक अलग बात है। पीटीआई वाले मेरी गुजारिश सुन, मैं बात सियासत की नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ कि वो एलिमेंट चाहे किसी मजहबी जमात में हो, वो एलिमेंट चाहे किसी सियासी जमात में हो, हमारी रियासत इन एलिमेंट्स को क्यों इस्तेमाल करती है? एक तरफ तो इनके वज़रा कह रहे थे कि इनके रियासत तो चले इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी तो कोई अपने सिंध का तयन करे। वो भी हमें राणा साहब की भी तस्वीरें याद हैं, जब राणा साहब घूमा करते थे ओपनली इस तरह के नासिर के साथ। फिर हमें टीटीपी के लिए जो शहबाज शरीफ का है वो बड़ा एक पॉपुलर जो है पॉपुलर जो एक स्टेटमेंट है उनकी टीटीपी को कि आप हमारा आपका नजरिया है कि आप हमें क्यों अटैक करते हैं। 2018 से पहले जो हेल्प लिए गए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है सभी इस बहती गंगा में, जैसे मैंने कहा ना, अपने हाथ धोने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि पीछे ना रह जाए कोई। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता डॉक्टर साहब। ठीक सर, सब एक जैसे नहीं है। अगर हम इन जैसे होते तो हम उनके जलसों में बैठते, अगर हम इन जैसे होते तो हम उनके जलसों में उनके साथ चल रहे होते, हमारे वज़रा भी उनके जलसों में बैठे हुए होते। बात यह है कि जब एक पार्टी को पहले तो आप सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं और उनको कालअदम करार देते हैं, और आप कहते हैं कि ये इनके इंडिया से फंड आ रहे थे, रॉ के साथ इनका ताल्लुक है। दूसरी तरफ आप उनको पॉलिटिकल सिस्टम में लेकर आते हैं, रातों रात हर चीज खत्म कर दी जाती है, मुकदमात को हटा दिया जाता चले है। मैं जरा आगे चलती हूँ बड़ी, क्योंकि डिबेट जो है वो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। 2018 में पूछ सकती हूँ कि क्यों हल्फ लिए लोगों ने, टीएलपी के साथ हल्फ क्यों लिए, वहाँ पे जाके आप लोगों के सॉफ्ट अलायंस क्यों हैं, अहले सुन्नत वल जमात के दफ्तरों में क्यों आप तमाम पार्टीज जो हैं वो गई, कराची में उन्होंने फिर तस्वीर भी जो है वो जारी की। आई थिंक लेट्स लीव इट एट दैट। मैं ज़रा धामड़ा साहब की तरफ चलती हूँ। धामड़ा साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त इशू आ रहा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हर पार्टी के आड़े आती हैं, समेत आपकी पार्टी के भी हर पार्टी के आड़े आती हैं, जब इस तरह का इशू आता है, सेंसिटिविटीज़ पे आप सब कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि वोट बैंक आप सब ने बचाने हैं। लेकिन आज क्या आप नहीं समझते कि एक हमारे लिए एक बहुत इंतहाई शर्मनाक दिन है, इसलिए भी क्योंकि वो पुलिस वाले जिन्होंने वहाँ पे पहुँचना था वो नहीं पहुँचे, एंड अ बिग रीज़न फॉर दैट कुड बी कि जो उन्होंने अपना हाल पिछले 3 हफ्ते पहले देखा है वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। क्या ये रियासत की नाकामी नहीं है?
देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक तो इस वाक़े की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और ये इंसानियत का कत्ल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हुकूमत जिसने पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद भी उनकी फैमिलीज को पूछा नहीं और इतने बड़े मुआहदे करने में पुलिस मेन स्टेक होल्डर थी, उनके जवानों को उन्होंने ऐसे ही ठुड्डे लाइन लगा दिया। और पुलिस के अब मोरल जो है वो पंजाब में इतना बुलंद नहीं कि वो इस तरह के वाकयात में इमीडिएटली पहुंचे और उन्हें धामड़ा साहब का मेरा ख्याल है जी धामड़ा साहब हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान धामड़ा साहब को टेलीफोन लाइंस पे लेने मेरा ख्याल है उनका। जी धामड़ा साहब क्विकली बात खत्म कीजिए ताकि मैं ब्रेक लूं। फिर माजी के अंदर भी मेरे ख्याल में मिस हैंडलिंग की दामड़ा साहब मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि आपका स्काइप का सिग्नल जो है वो गालिबन फ्रीज हो रहा है। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो मईशत में क्या तमाशे हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत में क्या तमाशे हो रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रज़ाक दाऊद साहब ने और साथ ही साथ हमारे मुशीर ख़जाना ने, तो क्या उन्होंने कहा ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। घबराने की बात नहीं है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सरा थोड़ा सा सब्र करें। और मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाली बात है कि मैंने भी यही कहा। अच्छा फरवरी मार्च के बाद अगर और साथ ही साथ जरा प्रोड्यूसर साहब वो भी सुनवा दीजिए जो कहा जा रहा था कि जी मिनी बजट नहीं आएगा और अब फौरन अनाउंस करने भी जा रहे हैं, उस पर क्या कहा करते थे शौकत तरीन साहब? मेरा नहीं ख्याल कि आप ज्यादा रिस्क उसको कर सकेंगे। 40-50 बिलियन का रिस्क करेंगे भी सही तो हमारे पास ऑल्टरनेट हमने रखे हुए अपने पास, जो कि हमें अगर कोई ना कोई हमारा अमल थोड़ा कमजोर पड़ा या फेल हो रहा तो हम उसके थ्रू हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। जी हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है जी फौरन उसको अनाउंस भी करने जा रहे हैं मिनी बजट को। ज़रा न्याय साहब की तरफ चलती हूँ। न्याय साहब पहले तो ये आप लोग भी अपने हलकों में जाते हैं, हम लोग भी जो है आप यकीन माने कि जब कहीं मैं जाऊँ किसी स्टोर पे या कहीं इस तरह बाहर निकलूँ तो आम आदमी इस वक्त माजद के साथ धामड़ा साहब ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। धामड़ा साहब जरा क्विकली बात कंप्लीट कीजिए फिर आगे चलती हूँ। देखिए मैं ये कह रहा था कि दोनों सूरतों में जब पीटीआई अपोजिशन में थी उस वक्त भी और जब पीटीआई हुकूमत में है उस वक्त भी उन्होंने मिस हैंडलिंग की है। उन्होंने वक्ती फायदे के लिए बहुत बड़े ब्लेंडर किए और मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर हुकूमत के अंदर फवाद चौधरी नजरिया जीत गया। आज के इस वाक़े के बाद इमरान खान समेत सारी पीटीआई हार गई और चौधरी एजाज से अब ये पूछना चाहिए कि वो इमरान खान के आप एजाज चौधरी की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बेचारे साइडलाइन हुए, फवाद चौधरी कह गए गलती से शायद। नहीं तो वो जीत गए ना, जो उनकी बात थी पार्टी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो उनको इजलासों से निकाला गया था ना उस बेचारे को। अब तो वो चीख कर इमरान खान को बोलेंगे कि मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। और एजाज चौधरी जो गए हैं वो एक क्वेश्चन है, नियादी साहब बताएं कि उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के कहने पे गुलदस्ता लेके आए, तो क्या वाकई ठीक है ये बात कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे गए? ठीक, ये मेरा ख्याल है एक ला हासिल किस्म की डिबेट है। बात तो इस पे आवाज़ हम उठा सकते हैं, लेकिन ला हासिल किस्म की डिबेट इसलिए है क्योंकि रियासत चाहे कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में हो, लेकिन इसी तरह का तर्ज सियासत जो है वो हमें नज़र आता है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं मईशत की तरफ अगर आएँ तो न्याय साहब की तरफ चलती हूँ। न्याय साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब भी हम बाहर जाते हैं, जब आम आदमी से बात करते हैं, किसी खातून से बात करते हैं जो घर चला रही है, हर कोई इस वक्त घबराया हुआ है। तो ये मजाक में बात करना जी घबराए नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आम आदमी की कमर टूट गई है। 11.5% पे इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो आपकी महंगाई पहुंच चुकी है और अभी और बढ़ेगी। SPI इससे भी जो है वो ज़्यादा है। मुझे बताइए कि किस मुंह से फिर आप लोग ये कहते हैं कि घबराना नहीं है, आप घबराए नहीं? मारिया, क्या हमने कहा है कि मुश्किलात नहीं है? हमने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कौम के सामने चीजें रखी हैं कि मुल्क जो है, मुल्क की मईशत जो है वो मुश्किल में, हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ जो है अपनी पूरी तवनाइयों के साथ ले जा रहे हैं और उसके लिए हम अपने दोस्त ममालिक के भी शुक्र गुजार हैं कि मुश्किल में वो हमारा साथ दे रहे हैं।
तल्ख शर्तों पे। इसीलिए तो देखो, हमने एक कोरोना था, कोरोना में हमने 1200 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया और हमें मालूम था कि लोग उसमें मुश्किल में आएंगे और हमने उनको सहारा देने की, देखिए इंसान कोशिश करता है, वरना दे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वक्त का निवाला भी नहीं दे सके थे किसी को। अभी गवर्नमेंट ने फिर एक 1475 सर वो कोविड पैकेज पे तो ना जाए, उस पे जो रिपोर्ट आई है वो आपने देखी होगी, वो तो पता ही है आपको। बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल होने देना जी। अभी भी 1475 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया गया है। हम समझते हैं कि लोग मुश्किल में है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो 1.4 ट्रिलियन जो है वो पोरिंग कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, लोगों को देने के लिए, जहाँ पे बाइडन कह रहा है कि वहाँ पे जो है वो आप हौसले से काम ले, उनके स्टोर्स खाली हो रहे हैं। बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई में इशू है। अच्छा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम समझते हैं कि इन मुश्किलात से निकलने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त तो जरूर दरकार है, क्योंकि कोविड के बाद की जो सिचुएशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है तकरीबन हर बड़ी से बड़ी मईशत भी इवन देखें कि यूरोप मीशत सुकड़ी, कहीं पे 20% सुकड़ी, कहीं पे क्या, फिर आपकी इकोनॉमी तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी जिसको आपने मतलब एक कोशिश की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने दायरा उसमें फिर इस मुश्किल में, जब मुश्किल में लोग आए, पेट्रोलियम मसनूआत 70% बढ़ी, पाम ऑयल बढ़े, तो आपने देखा होगा कि तमाम सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया। अब इससे ज्यादा गवर्नमेंट जितनी उसकी सकत है वो कर रही है और वो समझती है कि हमने इससे नवरदम जो भी कुछ है इसको फेस करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आप बता दें मारिया साहब माजरत के साथ, आपका बिजनेस मॉडल कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है माजी की हुकूमतों से। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आपने ही हमें जो है वो सुनाया, पढ़ाया, सारा कुछ खान साहब जब आते थे हमें सुनाते पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद इस वक्त आपका कहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खड़ा है। इंपोर्ट आपकी जो है वो बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट, और उस पर भी प्लानिंग कमीशन ने कह दिया जी ये तरीका नहीं है। अब प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी ये तरीका नहीं है कि आप ये कहें मईशत की बेहतरी के लिए कि जी आप इंपोर्ट जो है उसको कम कर दें और एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट जरूर बढ़ानी है, इंपोर्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं। अब नई मंतक जो है वो हमारे सामने रखी जा रही है। सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि आप अगर बात कर रहे हैं कि जी हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, 19 में इमरान खान साहब ने कहा मुश्किल साल है, 20 में कहा मुश्किल है, 21 के उसमें कहा ये अच्छा साल होगा, अच्छे साल में रिकॉर्ड महंगाई जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। और हाल ये है कि 4 महीने पहले शौकत तरीन साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके चीख के कहते हैं जी हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद आज मिनी बजट की तरफ जा रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही टूट चुका है, बिल्कुल समझ नहीं आती कि किसको यहाँ पे बिलीव किया जाए। मारिया, हम एक थे एक्सपोर्टर मुल्क, हम बन गए इंपोर्टर मुल्क। क्या हमने ये जो बड़े बड़े डैम्स थे, जो वाटर स्टोरेज थे, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें रुकावट बनी? क्यों नहीं हमारी माजी की हुकूमतों ने बड़े स्टोरेज बनाए, IPP? सर ये सारी चीजें सारी पता थी, इसीलिए तो आपको वोट मिला ना सर। दुनिया यही तो तब्दीली थी, आपने तो 90 दिन में दुनिया बदलनी थी। देखिए दुनिया में एक मॉडल होता है कि आपने चीप एनर्जी के जरिए मुल्क को आगे लेके। जी सर ठीक है, सर ठीक। आपने क्या किया उससे? सर मुझे ये बता दीजिए आपने क्या किया? आपने 12 जून को अनाउंसमेंट की कि बिजली के नर्ख नहीं बढ़ेंगे, आपने 12 जून को अनाउंसमेंट की नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, फिर आपने कहा मिनी बजट नहीं आएगा, अब आप मिनी बजट लेकर आ रहे हैं। हमने ये मुआहदात किया IPP के साथ। अच्छा सर चलें ठीक है, मैं नहीं सवाल पूछती, मैं सवाल नहीं पूछती क्योंकि आप उस पर आना नहीं चाह रहे ना। आपको उस वक्त भी पता था ना IPP के साथ क्या मुआहदे हुए हैं, आपने उसके बाद सबके बाद ये बात की ना, तो सर फिर इसका मतलब कि कोई आपकी बात में जो है तवाज़ुन नहीं है, नहीं सुनना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं जी ठीक है। अच्छा इस वक्त के साथ जो IPP के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए जी ठीक, आपकी गवर्नमेंट के गले चलें सही ठीक, बड़ा डेट आपके गले में डाल के गए। जी सर ठीक है, बारे में सवाल होना चाहिए ना सर। वो डेट के बाद ही आपके मुशीर खजाना ने अनाउंसमेंट की थी ना। खैर लेट्स नॉट गो अराउंड इन सर्कल्स, मैं जरा आगे चलती हूँ। मईशत पे ऑपोजिशन क्या, अवाम क्या, सब लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं सवाए हुकूमत के। आज फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं और उसके बाद अली साहब की तरफ चलती हूँ। मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था वो हो गया है। जो कसर रह गई थी वो मिनी बजट के आने से उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी की गई है। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। जो आज हमारी मईशत है 10 साल पहले लिबनान वहाँ पहुँच गया और बाकी 10 साल में यहाँ पहुँच गया।
अच्छा अली साहब, ये आपका डेलीगेशन मुलाकात हुई, उसके बाद फारूक सत्तार ने बात की है, मुझे ये बताइए कि मान लिया अब मुझे ये इनकी कोई माशी पॉलिसी जो है उसमें कोई एक तसलसल नहीं नज़र आता, मार्केट कॉन्फिडेंस की वजह से डेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, लेट्स नॉट गो इन ऑल ऑफ दैट। मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या इसकी कुंजी है, किस तरह इसको आप सुलझाएंगे, किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है आप कहते हैं जी इसकी कुंजी जो है वो फ्रेश इलेक्शंस में, आपकी सुई तो आपकी पार्टी की तो वहीं पे जो है बढ़ी हुई है, इससे आगे जाती ही नहीं है। देखिए, सूरत हाल ये है कि जब ये मईशत पर भाषण दिया करते थे, जब कंटेनर पर खड़े हुए थे, तो उस वक्त ये कहते थे कि उमर साहब जो इनके हैं वो अरस्तू हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। अब शौकत तरीन साहब जो हैं, आप देख ले, मेरा ख्याल है ये चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फिर इन्होंने कितने अभी फाइनेंस सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया है, फिर कितने इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज इन्होंने बदले हैं। तो मकसद ये है कि ये कहीं पर खड़े भी नहीं होते, लेकिन असल चीज की निशानदेही कोई भी नहीं करता। असल हकीकत ये है कि ये चैलेंजेस तो हर हुकूमत को होते हैं। जब हम आए थे तो आपको पता है कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। फिर आपको पता है कि दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कराची की रोशनियां बहाल की, अमन कायम किया, टारगेटेड किलिंग का काफी हद तक खात्मा किया, सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए। अगर हमने कर्जे लिए थे तो हमने बहुत ज्यादा डिलीवर भी किया, डॉलर की कीमत को मेंटेन रखा, चीनी आटे के रेट मेंटेन रखे, बिजली के रेट मेंटेन रखे। ठीक है, अब आगे क्या करें? वो तो अब आगे क्या करना है? सूरत ये है, जिस मुल्क में कोरोना का मिली हुई खैरात भी जो है उस पर भी करप्शन हो और वो भी खा ली जाए, जिस मुल्क में अद्वियात के ऊपर भी स्कैंडल बने और अद्वियात से भी पाकिस्तान को खरबों रुपए का चूना लगाया जाए, जिस मुल्क में कोरोना के दौरान पेट्रोलियम का बहुत बड़ा स्कैंडल आए, जिस मुल्क में अरबों रुपए जो हैं। अली साहब, आगे कैसे चलेंगे? जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास क्या इसका हल है सवाए फ्रेश इलेक्शंस के, कि हम इस चीज से आगे निकलें। देखिए, इसका वाहिद हल ये है कि वो मुक्तदर हल्के जो बार बार सिलेक्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की तकदीर के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उनको चाहिए कि वो भी अपना किबला दुरुस्त करें और इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, जिसके नतीजे में एक वो हुकूमत आए जो पाकिस्तान में डिलीवर कर सके, एक जिम्मेदार हो। अगर आपको पता हो कि मेरे वोट या आरटीएस से निकल आएंगे या ईवीएम से निकल आएंगे, तो फिर आप अवाम के सामने खाक डिलीवर करेंगे। फिर मैं जरा दामड़ा साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। दामड़ा साहब, इस वक्त तमाम अगर ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ कभी देख ही लेते हैं, गो के आपकी भी जो है वो कोई साबिक कदमी नहीं नजर आती। आज आप बात करते हैं जी धरने की, कल आप कहते हैं जी हम सबसे जो है वो इस्तीफा ले लेंगे, परसों कुछ और, समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं। लेकिन अगर देख ही लेते हैं तो आपके पास क्या मसाइल का हल है, क्या करें जो इस चीज से आगे निकल सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपने फ्यूचर के हवाले से जो बात की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन टॉक शोज के अंदर कौम को ये पता होना चाहिए कि ये हुकूमत क्या करके अगली हुकूमत के खाते में क्या चीज डाल के जा रही है। और आप ये, मुझे तो हमदर्दी है न्याजी जैसे दोस्तों की पीटीआई की जो टॉक शो वाली पीटीआई है कि एक नाहल शख्स की वजह से ये देखिए किस तरह जो हकीकत से उबतर ये बयानात देते हैं। अब न्याजी साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने दामड़ा साहब का कोविड की बात कर दी। जी दामड़ा साहब, कितने 40 अरब रुपए आपने कोविड में खुर्द-बुर्द कर दिए। तो ये हुकूमत जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में आने वाली नई हुकूमत के लिए जो मसाइल स्थान पैदा करके जा रही है, वो बहुत ही चैलेंजेस होंगे आने वाली हुकूमत के लिए। मगर क्योंकि एक तजर्बाकार टीम के नाते, क्योंकि ये कहते थे कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतों में बहुत बड़ी करप्शन है, इसलिए अवाम जो है वो ज्यादा परेशान है। अब पाकिस्तान की तारीख में आप जरा कंपेयर करें कि अवाम किस हुकूमत में ज्यादा परेशान है, तो आपको मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत में लगेंगे। इट मींस कि आपके दौर के अंदर करप्शन, करप्शन हो रही है। आपके मतलब जो करप्शन की जो दास्तानें हैं उस पे किताबें लिखी जा रही हैं। अगर आपने आपके आते ही करप्शन
बकौल आपके के माजी की हुकूमतों में होती थी, वो अब नहीं है। सिस्टम में करप्शन खत्म हो चुकी है, तो भाई महंगाई क्यों है? फिर आवाम सबका सांस क्यों नहीं लेती? बुनियादी सवाल ये है। और मेरे ख्याल में आपका फिर भी बुनियादी सवाल है कि ये जो खिलवाड़ करके जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत से, ये जीडीपी ग्रोथ की जो बातें करते थे ना, दरअसल इनकी जो मीनिंग्स असल थी वो जीडीपी के 3 जो चीजें थी उसमें ग्रोथ कर गए। रेट, इसको उन्होंने कहा कि जीडीपी, मिसाल के तौर पर गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी इनका मकसद ये, उसकी कीमतें बढ़ गई, ये खुश हैं कि हमने इसमें ग्रोथ कर दिया है। भाई आवाम की चीखें निकली हुई हैं, और आपने जो डॉलर जहां पहुंचाया, आपने जो तेल जहां पहुंचाया, आपने जो महंगाई की शरह जहां तक पहुंचाई है, आपने करप्शन की दास्तानें जहां तक छोड़ी है, वाकई आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहबा कि आने वाली हुकूमत के लिए पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह मईशत के सिस्टम को बचाएंगी। तो बेसिकली दामरा साहब, आप भी ये कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस जो हैं, आप भी यही समझ रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस जो हैं दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप उसके बाद कुछ सोचेंगे कि क्या करना है? ये स्टेट बैंक, देखिए डॉक्टर कैसर बंगाली ने क्या कहा है, स्टेट बैंक से आपका जो पावर खत्म होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक क्या कहें कि मुझे अल्फाज कहने को तो बहुत है मगर नहीं कह पा रहा टॉक शो में बैठ के, तो फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, पाकिस्तान की मईशत कहाँ होगी, ये ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान की मईशत पे जब स्टेट बैंक को आप अपने कानून से बिल्कुल आजाद कर देंगे, तो आप करने क्या जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका पॉइंट आ गया, और क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं कि किस तरह जो ये हुकूमत चल रही है, साबिक कदमी नहीं है फैसलों में, उसके बाद जो एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, वेदर दैट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, या बात करें बैरून मुमालिक का जो इन्वेस्टर है उसके। तो इसी तनाजुर में जो सऊदी अरेबिया से जो हमारा दोस्त ममालिक है, बरादर ममालिक है, जो उनसे जो है वो लोन लिया गया, उसकी कहा जा रहा है बहुत सख्त शराइत हैं। लेकिन जब शौकत तरीन साहब से पूछा कि क्या उनकी शराइत है, तो ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने IMF पे भी बात कर ली है, सऊदी अरेबिया के भी रेट पे भी बात कर ली है, पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और उसको कोई चेंज नहीं है। जी, आपने सुन लिया कि क्या उन्होंने कहा। अब हकीकत क्या है, इससे बिल्कुल बरक्स है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नायर साहब की जानिब चलती हूँ। नायर साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे जो वुज़रा हैं वो अपना तमाशा जो है वो आए दिन जो है वो बनाते रहते हैं? शौकत तरीन साहब मिनी बजट नहीं लाऊंगा, फिर उसके बाद मिनी बजट आ भी गया, फिर नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब नए टैक्सेस भी लग रहे हैं। सऊदी अरेबिया से जो हमारा दोस्त बरादर इस्लामिक मुल्क है जिसने हमेशा हमारी जो है वो मुश्किल वक्त में जो है हमारा साथ दिया है, इतनी स्ट्रिक्ट टर्म्स उन्होंने रखी हैं इस कर्जे की। एक तो 3.2% पे है भी नहीं, 4% पे वो कर्जा लिया है। डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी लोन में भी करेंगे कर्जा वापस करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट अगर पेमेंट में करेंगे कर्जा वापस करना पड़ेगा। 72 घंटों में जो है वो कर्जा वापस आपसे लिया जा सकता है। इससे मतलब इससे तो लगता है कि आपको जो दोस्त मुल्क हैं वो भी सीरियसली नहीं ले रहे। पाकिस्तान में तो लग रहा है कि हम मतलब जो इन्वेस्टर है या आवाम है वो सीरियसली नहीं ले रहे, दोस्त मुल्क भी आपको जो है वो सीरियस नहीं ले रहे। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपके तवज्जो से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मेरे कोलीग बैठे हैं यहाँ पे, मेरा इनको चैलेंज है कि आए 47 से लेके टिल टुडे बैठ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप वहाँ पे डिबेट करें। जितने भी आपके पाकिस्तान के माहिर मुआशियात हैं जी, आप वहाँ पे डिबेट हो कि फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौन से फैसले किए, मईशत के बारे में कौन से फैसले किए, किसी ने एनर्जी के बारे में कौन से फैसले किए। सुन लो ना, मैंने आपको पार्टी से शटअप कॉल ना आ जाए। हाँ, हौसला करो ना, सुन लो ना। इस मुल्क के इदारों के साथ किसने क्या किया। पाकिस्तान की आज जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान जहाँ पे ला खड़ा किया 2018 में, और हमारे गले में आपने बहुत सारी चीजें डाली, और ये डायनेमिक्स जो आपका जो फॉरेन मिनिस्टर अपना हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर था जो भाग गया 2018 में, अभी तक वापस नहीं आया। इस मुल्क के अंदर करप्शन को किसने रवाज दिया, इस मुल्क के साथ किसने क्या कुछ किया, जो कुछ भी है, लेट्स डिबेट। और मैं समझता हूँ फिर डिसीजन हो,
जो अगर समझे, मैं समझता हूँ तमाम आपका मीडिया होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए आपके हर एक शोबे के, वहां पे आपका पूरा, मैं समझ। सर ये रेजोल्यूशन आप डालें ना, अभी आप डाल देना, ये डाल दें आप रेजोल्यूशन। कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कह रही हूँ, नहीं सर टॉक शो में ना बात करें ना, असेंबली में जाके डाल दें। मैं तो अब कह रहा हूँ ना, मैं दावत दे रहा हूँ सबको, आपके तवज्जो से दावत दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। सर वक्तन फवक्तन आपको तो ये एजाज भी हासिल है कि आप हाउस को चेयर भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ आप बिस्मिल्लाह करें, सर आप बिस्मिल्लाह करें हाउस में जाके। मुझे कबूल है, मेरी पार्टी को कबूल है। और मैं कह रहा हूँ अच्छा न्याय साहब चले, मेरा ख्याल है बहस यही खत्म करते हैं। सर मैं कहती हूँ बहस यही खत्म करते हैं। क्या आप रेजोल्यूशन डालने जा रहे हैं न्याय साहब? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुल्क को किसमें दो। न्याय साहब मैं कहती हूँ, मैंने आपकी बात मान ली, डिबेट कराएं। क्या आप इस पे रेजोल्यूशन डालने जा रहे हैं? शरीफ आदमी है न्याय साहब, आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, तो मुझे पता, मैं कहती हूँ मैंने आपकी बात मान ली, डिबेट ही खत्म हो गई। आप कह रहे हैं डिबेट कराएं, मैं कहती हूँ आप रेजोल्यूशन जाके डाल रहे हैं। रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं आए, रेजोल्यूशन की क्या जरूरत है, आए हम तो डिबेट, ये तो वहाँ पे आके जी सर, जी ठीक सर, फिर हम ना ही समझे, नहीं क्यों ना समझे, आए किसने डीनेशनलाइज की अपना जितने भी उस वक्त ये हालात थे क्या, मुआशी तौर पर अवाम नेशनल सिक्योरिटी पे आप लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, एक दूसरे को किताबें जो है वो मारी जाती हैं, क्या हॉल में मनाजिर होते हैं वो हम सब देख चुके हैं, छोड़े इसको। मुल्क की मईशत उस वक्त ठीक थी, जी हुकूमत में मुल्क की मईशत ज्यादा खराब है, आपकी हुकूमत में अवाम की हालत ये तो आप कंपेयर करें ना अपने, आप जिनको चोर कहते थे आजकल कहते हैं मुझे बताया जाए कि किसने मुल्क के 2 टुकड़े किए। अच्छा चले, डालेगी इस हुकूमत का अचार डालेगी, फॉरेन अकाउंट फ्रीज किए थे, आप नहीं कर सकेंगे ऐसा, क्योंकि सारी नालायकी। अच्छा चले न्याय साहब, ना कोई पैसा मुल्क से वापस आया जो कि पता नहीं कितने बिलियन वापस आना था, ना कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ने लाके यहाँ पे अंबार लगाए, ठीक है। इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपका जो है वो इन्हिसार है, छोड़े उसको सर, मॉडल आपका सारा वही है, क्या आप नई चीज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपका इन्हिसार है इस वक्त, डायरेक्ट टैक्सेस जो आप कहते थे 45% पे लेके जाएंगे, वो कहीं लेके नहीं गए, छोड़े सारी चीजें। पाकिस्तानियों के पैसे पे ये डिपेंड करती है हुकूमत जी। चले पाकिस्तानी का कारनामा आपका, आपने तो जेबें काटी है नियाज़ी साहब और सिर्फ पाकिस्तानियों की, हमने काटी, आपके सारे मैं जरा अली साहब को भी, आपके निकले हमारे नहीं निकले। चले सर मैं जरा अली साहब को भी, आपकी हुकूमत में तो करप्शन नहीं है तो आवाम क्यों जलील हो रही है, आवाम क्यों ख्वार हो रही है, आवाम क्यों भूखी मर रही है, आवाम क्यों खुदकुशी कर रही है? चले मैं जरा अली साहब की तरफ चलती हूँ। दारोगा साहब जरा इजाजत दें अगर। अली साहब, क्या वजह आपको लगती है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं ये इतनी स्ट्रिक्ट आई हैं सऊदी अरब की तरफ से, ये क्या नॉर्मल है? क्यों इतनी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशंस क्यों आई हैं? देखिए, प्रोग्राम का डेकोरम होता है, मैं तो यही मुनासिब समझता हूँ कि हर बंदा अपने टाइम से बात करे और इससे ज़्यादा सुनने वालों को भी ज़ाहिर है इससे फायदा होता है जो भी मौका आ जाता है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो कहते थे कि मतलब है कि बाहर से इतना पैसा आएगा, जो ही हमारी हुकूमत आएगी तो पता नहीं कितने अरब आ जाएंगे, कितने फलां के कर्जों वालों के मुंह के ऊपर मारेंगे, कितने मुल्क के ऊपर लगा देंगे। वो जो एक वजीर है हमारे अपना मुराद सईद साहब, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि उन्होंने भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया और करोड़ों रुपए के कमीशन लेके पैमरा रूल्स को बालाए ताक रखते हुए वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं। ये इंकशाफ कोई नून लीग ने नहीं किया, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया। फिर इनकी सूरत हाल ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से इनके स्कैंडल नहीं आ रहे। और फिर आप देख लें कि हर बात वजीर आजम तो कहते थे वही, जैसे आप पहले बता रही थी कि 90 दिन के अंदर अंदर करप्शन भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपका फोकस सिर्फ ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करना होगा,
जब आपका मकसद जो है वो नैब के जरिए मुल्क में नैब गर्दी करना होगा, जब आप अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को जो कि सो कॉल्ड आपकी ATM मशीनें हैं, उनके पाकिस्तान का अरबों रुपया उनकी जेबों में चला जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत कैसे तरक्की कर सकती है? पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ कैसे किस तरह से जा सकते हैं? यही वजह है कि देखें वजीर आजम की हम किस बात को माने। वो कहते थे कि महंगाई होती है तो इसका मतलब है कि वजीर आजम चोर है, मुल्क में टैक्स लगाया जाए तो वजीर आजम चोर है। मैं तो इमरान खान साहब की इस बात को तस्लीम कर चुका हूं कि जिस हुकूमत ने महंगाई की है वो हुकूमत चोर है। आप देख लें कि आज इमरान खान साहब अपने गिरेबान ये कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, मतलब ये वो आम फिक्रे जो हर टॉक शो में हर दूसरा बंदा रिपीट कर रहा होता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब हम इमरान खान साहब की किस बात पर यकीन करें? यही आपके जो इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर जो आपने पीपल्स पार्टी से उधार लेकर आए हैं, मतलब वो फरमा रहे हैं, अभी आपने सुनाया है कि हम कोई मिनी बजट नहीं लेकर आएंगे और आपने कौम के ऊपर मिनी बजट, अब आप कह रहे हैं कि फिर साथ ये भी कह रहे हैं घबराना नहीं। मतलब आपकी उस बात को सही तस्लीम करें कि जो आप कह रहे थे मिनी बजट नहीं लेकर आएंगे, या इस बात को पाकिस्तान की करेंसी की डॉक्टर साहिबा इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि हम श्रीलंका से नीचे हैं, हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, शायद अभी का मुझे अंदाजा नहीं, हम बांग्लादेश से नीचे हैं, हम इंडिया से नीचे हैं। पूरे खित्ते में आपने पाकिस्तानी रुपए को टका टोकरी, वो जो लफ्ज बोलते हैं टका टोकरी कर दी है, और डॉलर की जो उड़ान है वो रुकने नहीं पा रही। आप खुद बता रही हैं कि आप पब्लिक में जाती हैं, स्टोर पर जाती हैं, लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। आप देखें कि अमली तौर पर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर नहीं है, तबाही के डड़े में गिर चुके हैं। पॉइंट आपका आ गया। न्याय साहब जरा क्विकली ये बता दीजिए, अगेन कमिंग बैक टू सऊदी अरब लोन है, ये इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस क्यों रखी गई हैं? माजी में तो कभी इस तरह की नहीं रखी गई। देखिए, हमेशा जब आप कैस्ट्रॉल के लेके जाते हैं तो लाजमी बात है कि आपको कंडीशनैलिटी कबूल करनी पड़ती है कि या तो आप आपके पास वो इकोनॉमी होती जो काश ये अभी तकरीर लंबी चौड़ी जो झाड़ रहे थे। तो लेकिन जब वो गए थे तब तो $1.5 अरब डॉलर मिल गया था, वैसे ही मिल गया था, गिफ्ट मिल गया था। आप अगर जो हमारे जो दोस्त हैं इनके लीडर जो लूट के ले गए वही कम से कम वापस कर देना तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। चले जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन जो जिनकी बात की जा रही है कि वो लूट कर चले गए, उनको तो $1.5 अरब जो है वो बकौल PMLN के गिफ्ट के तौर पे सऊदी अरब से मिला था। पता नहीं क्या डायनामिक्स डिफरेंट थी। नाय साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आज साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।